नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 19 सितंबर 2019 को जब सुजैन शेरनी की मौत हुई, तब से जिम्मेदारों पर ऐसा मौन ग्रहण का साया है कि एक के बाद एक बाघ बाघिन मौत के मुंह में जाते रहे, लेकिन मुंह पर मौन लगा रहा। न जवाब मिला कि मरते बाघों का जिम्मेदार कौन और ना ही जिम्मेदार कारण बता पाए। देखते ही देखते नाहरगढ़ में बाघ बाघिन मौत से लड़ते रहे और बायोलॉजिकल पार्क पूरे तरीके से इकोलॉजिकल पार्क बन गया, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। ना तर्क दिए गए, ना तकरीर दी गई, ना बचाने की तरकीब दी गई। देखी तो सिर्फ और सिर्फ बाघ बाघिन की वो तकदीर जो उन्हें नाहरगढ़ में लेकर आई मरने के। जरा सोचिए, बीते 4 सालों में कैसे एक एक करके नाहरगढ़ की शान कब्रिस्तान में पहुंचते चले गए। आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, जरा इन आंकड़ों पर गौर फरमाइएगा। सुजैन शेरनी की 19 सितंबर 2019 को कैनाइन डिस्टेंपर की वजह से मौत हो गई। रिद्धि बाघिन की 21 सितंबर 2019 को कैनाइन डिस्टेंपर की वजह से मौत हुई। सीता, जो कि सफेद बाघिन थी, 27 सितंबर 2019 को कैनाइन डिस्टेंपर की वजह से मौत हो गई। रुद्रबाग की 10 जून 2020 को लेप्टोस्पायरोसिस की वजह से मौत हुई। सिद्धार्थ शेर की 11 जून 2020 को लेप्टोस्पायरोसिस की वजह से मौत हुई। राजा, जो कि सफेद बाघ था, शांत था, उसकी 4 अगस्त 2020 को लेप्टोस्पायरोसिस की वजह से ही मौत हुई। कैलाश शेर की 18 अक्टूबर 2020 को कार्डिक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई। तेजस शेर की 3 नवंबर 2020 को लेप्टोस्पायरोसिस की वजह से मौत हुई। तारा का शावक 12 दिसंबर 2020 को अंतिम सांस लेता है। वजह है कमजोरी। जरा सोचिए, ये कमजोरी बाघ के अंदर थी या वहां की व्यवस्थाओं के अंदर थी? सफेद बाघ चीनू की 10 जुलाई 2022 को लेप्टोस्पायरोसिस की वजह से मौत हुई। 15 जुलाई को एक और पैंथर ट्रैंकुलाइज करने के दौरान ओवरडोज की वजह से मर गया। पैंथर शिवा की 7 अगस्त को स्नैक बाइट की वजह से मौत हो गई। पैंथर बख्शी की 3 मार्च 2023 को बीमारी की वजह से मौत हो गई और लॉयन जीएस की 16 अगस्त यानी कि आज 2023 को लेप्टोस्पायरोसिस की वजह से मौत हुई। बारासिंगा की 19 सितंबर 2021 को कार्डिक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई। ये अलग अलग कारण जरूर हैं, लेकिन कारण एक ही, और वो है वन विभाग की लापरवाही। वो है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की लापरवाही। जो जिम्मेदार उसको संभाल रहे हैं उनकी लापरवाही। और यकीन मानिए, यह सिलसिला रुकने वाला नहीं, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं। ना प्रशिक्षित स्टाफ, ना बेहतरीन मॉनिटरिंग, ना डॉक्टर्स। अगर कुछ है तो वो है तेजी से बना बाघों का मुर्दा जिस्म और उससे बनता कब्रिस्तान। आज बात इसी मुद्दे पर कि और कितने बाघों का कफन में बंधा हुआ जिस्म दफन होता नजर आएगा, जिम्मेदारों को जगाने के लिए, बाघों को बचाने के लिए। और इसलिए फर्स्ट इंडिया सवाल खड़े कर रहा है। सवाल फर्स्ट इंडिया पूछ रहा है कि कैसे एशियाटिक लॉयन जीएस की मौत हुई, आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कैसे खराब हुई एशियाटिक लॉयन जीएस की किडनी? क्या बीमारी की किसी को कान भनक नहीं लग पाई, जानकारी नहीं लग पाई? क्या लापरवाही ने एशियाटिक लॉयन जीएस की जान ली? क्या जिम्मेदारों की अनदेखी ने शेर की जान ली? 5 साल में 5 बाघ, 6 शेर, 3 पैंथर कैसे मौत के शिकार हो गए? 4 साल में 14 वन्य जीवों की मौत का कोई तो जिम्मेदार होगा। बायोलॉजिकल पार्क में क्यों दम तोड़ रहे बिग कैट्स? और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क इलॉजिकल पार्क है। यहां कब तक ऐसे ही बिग कैट्स मरती रहे? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जॉय गार्डनर, अध्यक्ष हैं होप एंड बियॉन्ड के। हमारे साथ मौजूद है बनवारी लाल शर्मा जी, रिटायर्ड रेंज अधिकारी हैं। डॉक्टर महेश बगड़ी जी हमारे साथ हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। और हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। बनवारी लाल जी, शुरुआत आपके साथ सर। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कब तक बाघों के लहू से यूं ही लाल होता रहेगा? जब तक वहाँ की मॉनिटरिंग व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे जी। मॉनिटरिंग व्यवस्था में खास तौर पर क्या है कि वहाँ पर जो ये हुआ 2020 में, उस वक्त काफ़ी हद तक उसके लिए एक प्लान बनाया गया कि प्रत्येक जो पिंजरे हैं उनमें सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। उसका एक केंद्र बनाया जाएगा, सेंटर, जिसमें 24 आवर्स उसकी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर निगाह रखी जाएगी। और हर महीने उनका जो है ब्लड जो है सैंपल लेकर के उसको टेस्ट करवाया जाएगा। किसी प्रकार की कोई
बीमारी तो उनमें पैदा नहीं हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एक तो मैन पावर की वहाँ बहुत बड़ी कमी है। जहाँ आपने बताया, मैं स्वीकार करता हूँ इस चीज़ को, और डिपार्टमेंट को भी स्वीकार करना चाहिए कि वहाँ पर प्रशिक्षित स्टाफ नहीं है। आप ये देखिए कि केयर टेकर, आज वहाँ पर कोई केयर टेकर, 1 या 2 केयर टेकर हैं केयर टेकर के नाम पर, बाकी बात भर्ती होते हैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी, उनको वहाँ पर उनकी देखरेख के लिए लगा दिया जाता है, जो उनको किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं होता कि किस तरीके से उसको उसके बिहेवियर को समझना है, किस तरीके से उनको। आप ये देखिए कि तो डॉक्टर खुलकर कहिए ना कि भाई वहाँ जो भी हैं वो राम भरोसे हैं, और दूसरा जब तक जिंदा है वो अपनी ही सांसों की बदौलत हैं। शाम को मारने के तो काम कर रखे हैं वहां पर। शाम को 5 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई उनको देखने वाला नहीं है, वो उनके साथ में क्या हो रहा है, किस अवस्था में है। जो जंगल से बाहर से आया या पिंजरे में से अंदर आया, उसके बाद अंदर क्या हो रहा है, डिस्प्ले से अंदर आने के बाद उसका कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ की व्यवस्थाएं जो हैं वो इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। आप देखिए कि सुबह आदमी आएगा, 9 बजे आएगा, 5 बजे वो चला जाएगा, उसके बाद में क्या हो रहा है वहाँ पर किसी को कोई पता नहीं है। हो रहा है ना सर, जो हो रहा है वो सबके सामने है। डॉक्टर महेश बगड़ी जी, भाई वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, क्या बायोलॉजिकल पार्क इसलिए बनाया गया है कि चलिए लाते जाइए, उनको मारेंगे दफनाएंगे, तो फिर इसको बायोलॉजिकल पार्क क्यों कह रहे हैं? सीधा सीधा कब्रिस्तान कह दीजिए सर। देखिए ये चीज़ एक्चुअली इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट एक्चुअली बीइंग अ डॉक्टर एंड एक्सपर्ट जी, this can be managed with precautions, and we can take the rodents and rats to control। चलिए सर, डॉक्टर के बतौर डॉक्टर बताइए, क्या कमजोरी ऐसी हो सकती है कि डॉक्टर्स को पता ना चले, वहां प्रशिक्षित को पता ना चले कि भाई बाघ के अंदर कमजोरी मर जाएगा? क्या कार्डिक अरेस्ट की वजह से जो मर रहे हैं, क्या वो पता नहीं लगाया जा सकता? लेप्टोस्पायरोसिस की वजह से जो मर रहे हैं, क्या ये डिटेक्ट नहीं किया जा सकता? देखिए, सबसे लेप्टोस्पायरोसिस बेसिकली लेप्टोस्पायरा फैमिली का एक बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रोडेंट्स और रैट्स से फैलता है। तो फर्स्ट थिंग तो यह है कि जो नॉर्मली जितने भी बायोलॉजिकल पार्क्स या जूस हैं वहाँ, क्योंकि इस तरह से वो लोग नॉन वेज उसको डालते हैं एनिमल्स को, तो ये एनिमल्स, रैट्स एंड रोडेंट्स, दे आर वेरी कॉमन अराउंड द केजेस एंड ऑल दैट। तो उनको कंट्रोल करना सबसे बड़ा मुद्दा ये है। सर यही दिया जा रहा है देश में, बाकी किसी बायोलॉजिकल पार्क में उनको खाना नहीं दिया जा रहा? नहीं, वो जो यहीं मरेंगे साथ? नहीं, ऐसा नहीं है, इसको कंट्रोल करना चाहिए वो। और दूसरा क्या है, रेनी सीजन इज अगेन, रेनी सीजन्स में ये जो बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बहुत ज्यादा लेवल पे फैलता है। सर मैं तो खुश नसीब होता अगर राजस्थान में 4 साल से रेनी सीजन चल रहा होता, तो 4 साल से लगातार मरने लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं। तीसरा फैक्टर है कि आप अपनी जो वाइल्ड एनिमल्स जो आपने कैप्टिविटी में रखे हैं, उनको सबका इम्यूनाइजेशन आपको बहुत ज़रूरी है। तो इम्यूनाइजेशन कर दें, और ये रोडेंट्स का भी अब अगर आप ध्यान रख लें तो आई डोंट थिंक कि ये चीज़ें अवॉइड की जा सकती है। सर कोई फैक्टर नहीं है, मुझे लगता है एक ही फैक्टर है, जो जिम्मेदार हैं वो आंखें बंद करके शायद वहां पर हो सकता है तीतर वगैरह कुछ उड़ा रहे होंगे, और जो बाघ हैं वो इस तरीके से मर रहे होंगे। जॉर्ज गार्डनर साहब जरा बताइए, क्या होप आपको थोड़ी भी नजर आ रही है कि भाई इन वन्य जीवों को बचाया जा सके? बेजुबान को यूं ही मरने दिया जाएगा, और जो जिम्मेदार इनके नाम की रोजी रोटी खा रहे हैं वो यूं ही उड़ते रहेंगे? जब हम नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की बात करते हैं तो अपने आप उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स पैदा हो जाते हैं, क्योंकि एक ही वेटनरी डॉक्टर है जो कि पिछले 12-15 साल से एक ही एरिया के अंदर, उनको कभी बायोलॉजिकल पार्क, कभी जू, अगर रेस्क्यू के अंदर एनिमल्स को मारा तो बायोलॉजिकल पार्क में ट्रांसफ़र कर देते हैं, वहाँ एनिमल्स को मारेंगे तो वापस जू में ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर रेस्क्यू के अंदर भेज देंगे। तो 15 साल से एक ही डॉक्टर को डेप्यूटेशन के ऊपर रखा जा रहा है, उसको चेंज नहीं किया जा रहा जी। जब भी ये लैपटॉप की प्रॉब्लम होती है, सीडी की प्रॉब्लम होती है, एक दिन में पैदा नहीं मतलब वो डॉक्टर इतने पावरफुल है, ऑप्शन ही नहीं है? मे बी ऑप्शन भी एक बात है, क्योंकि रेस्क्यू के अंदर तो ऐसा नहीं होगा सर कि भाई राजस्थान में वेटरनरी डॉक्टर ही ना हो, देखो वो इकलौते ही सर्वमान्य हो, अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर हम रेस्क्यू की बात करते हैं तो रेस्क्यू 24 घंटे के अंदर कभी भी रेस्क्यू आ जाता है, अलग अलग जिलों में से आ जाता है, और वहाँ पे एक ही डॉक्टर को भागना पड़ता है। प्लस यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री से डेप्यूटेशन के ऊपर डॉक्टर्स आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमारे खुद के वेटनरी डॉक्टर्स को रखना चाहिए, लेकिन हमारे पास वो लॉ के अंदर प्रावधान नहीं है। तो हम उन लोग डेप्यूटेशन पर उनको लेते हैं डॉक्टर्स को, और कोई भी डॉक्टर
24 घंटे की नौकरी क्यों करना चाहेगा अगर उसको एक आराम से कुत्ते या भैंस का इलाज करके उसको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है तो जी। इसलिए ऑप्शन थोड़े कम है हमारे पास में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक मॉनिटरिंग का इसमें एक इशू है कि एक दिन के अंदर ये लेप्टो और ये सीडी ऐसी बीमारियां नहीं होती है। अगर कोई बीमार एनिमल होगा तो उसके सलाइवा टपकेगा पहले, शिवरिंग होगी, है ना, हाई फीवर होगा। इन सब से आप थोड़ा बहुत पता कर सकते हो कि एनिमल को एक प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब मॉनिटरिंग नहीं होगी रेगुलरली भाई कोई और आपको 10 दिन बाद, हाँ 6 दिन 10 दिन के बाद में आपको पता चलेगा, अपनाने के लिए आते हैं सब फोटो खिंचाने के लिए, 10 दिन के बाद में आपको पता चलेगा कि इसको तो ये प्रॉब्लम हो गई है, तब तक वो चीज़ें हाथ से निकल जा चुकी होती है। दूसरी चीज़, इसका ट्रीटमेंट भी है, इसका इम्यूनाइजेशन भी है, इसके प्रिकॉशन भी हैं। और मैं आपको ये कोई अमेरिका या यूएस की इधर उधर की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया की, जयपुर, राजस्थान की, जोधपुर की बात कर रहा हूँ। जोधपुर में इसके लिए प्रिकॉशन अपनाए गए जी। और वहीं से हमारे वहाँ से जो डीएफओ थी वो जयपुर भी आई हैं, वो डीएफओ जयपुर भी रही हैं, उन्होंने ट्राई भी किया लेकिन फिर उनका ट्रांसफर हो गया। लेकिन निर्मल जी शर्मनाक ये है कि भाई मर तो रही हैं, एक जो मरने वाला था उसको चोरी छुपे किसी को पता ना चले जोधपुर वापस भेजने की तैयारी हो रही थी, वो तो जोधपुर वालों ने पकड़ लिया, वरना उधर माथे टिका दिया जाता कि देखिए हमारे यहाँ से यहाँ वापस भेजा, आपने मार दिया। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए आपकी जो आवाज़ निकल रही है उसमें भी और आपके उच्चारण में भी उतना आक्रोश मुझे भी समझ में आ रहा है कि किस तरह से आप भी कंसर्न है वाइल्ड लाइफ को लेकर के। राजधानी जयपुर की हम बात करते हैं तो कहते हैं कि सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का हब बन गया, हम भी कहते आ रहे हैं इस बात को। तमाम सफारी यहाँ शुरू हो रही हैं, 7वीं सफारी शुरू हो जाएगी, 2 लेपर्ड सफारी यहाँ पर हैं, हाथी सफारी है, लॉयन सफारी है, टाइगर सफारी शुरू करना चाह रहे हैं, एवियरी शुरू करना चाह रहे हैं, बायोलॉजिकल पार्क है। देखिए ये तमाम चीज़ें हैं, अगर इनको सबको मिलाया जाए तो एक रोजाना वाइल्ड लाइफ से, सिटी वाइल्ड लाइफ से जयपुर के अंदर जितने भी जो कंसर्निंग एरियाज हैं उसमें 3 से 4 लाख रुपए रोजीना की इनकम वन विभाग को होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि जब साल के 10-12 करोड़ रुपए ये खुद जानवर अपनी नुमाइश करके खुद कमाते हैं तो क्यों ना वो पैसा इनके वेलफेयर के ऊपर खर्च किया जाए। सबसे बड़ा नुकसान, अभी बगड़ी साहब ने बात करी, बनवारी जी ने बहुत अच्छी बात करी, जॉय जिस तरह से बता रहे थे कि मॉनिटरिंग की एक व्यवस्था होनी चाहिए। आप जीएस को 8 फरवरी को यहाँ लेके आते हो, फर्स्ट इंडिया न्यूज था जिसने सबसे पहले इस बात को कहा कि हमको ब्रीड लोन के ऊपर एक जोधपुर से उसको शेर को यहाँ लाया जाए ताकि जो तारा जिसको मैटिंग पार्टनर की तलाश है, बहुत फर्टाइल एक लॉयनेस है, लेकिन उसको चूंकि पेयर नहीं मिल रहा था तो ब्रीड नहीं कर पा रही थी, उसकी ब्रीडिंग के लिए हम हाथ पैर जोड़ करके कैसे तैसे वन विभाग इस बात को तैयार करता है जोधपुर वाले प्रशासन को कि आप यहाँ पर उसको जीएस को दे दीजिए। जीएस यहाँ पर आता है, जीएस की आप उसको छोड़ देते हैं कि ठीक है आपको आना है, आपको उसको ब्रीडिंग के लिए आपको उसके साथ मैटिंग पार्टनर के तौर पर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, उसकी शारीरिक संरचना में किस तरह का बदलाव हो रहा था ये देखना चाहिए था, उसका व्यवहार किस तरह से बदल रहा था। क्योंकि क्रिटिनल लेवल अगर विजेंद्र 19 पहुंच जाता है तो एक दिन की बात नहीं है, उसको लेप्टोस्पायरोसिस होता है। लेप्टोस्पायरोसिस होने के बाद ये पूरी जो प्रक्रिया 2 से 2.5 महीने इसमें लगता है। आप उसको 8 फरवरी को लाए, आपको आज तक पता ही नहीं पड़ा कि उसको कब हो रहा है, पता पड़ा तो आपको सार्वजनिक करना चाहिए था। आप क्यों नहीं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करते हैं या हैदराबाद की बात करते हैं, वहां के विशेषज्ञ चिकित्सकों को यहाँ बुलाते, वो आके उसका इलाज करते। एक दिन के अंदर क्रिटिनिन लेवल 19 नहीं पहुंचता और एक दिन में 5 भी नहीं आता, जिस तरह के दावे कर रहे हैं कि 19 से हम उसको 5 ले आए तो तय था। अच्छा, इस बीच में देखिए कंट्रोवर्सी, वापस जोधपुर को जीएस को भेजने की तैयारी हो गई थी और जोधपुर को जब भनक लगी, जोधपुर वन विभाग को, वन प्रशासन को, कि इसके साथ तो स्थिति है किडनी फेलियर है इसकी, तो उन्होंने लेने से मना किया ताकि ये चाहते थे कि वहां भेज दें, हमारी बला टले उनके माथे पटकेंगे इस बात को कि वहां जाके मर गया, हमारा कोई लेना देना नहीं। कुल मिलाकर मेरे पास पूरी फेरिस्त है, सुजैन शेरनी से लेकर हम आज अगर जीएस तक की बात करते हैं तो आप 14 बिग कैट्स यहाँ मारे जा चुके हैं। मैं चला चुका हूं ग्राफिक्स के साथ। मेरा सवाल यह है कि भाई जैसे आपने कहा कि एक दिन के अंदर कोई शेर या बाघ बीमार भी नहीं होता और मरता भी नहीं है, मैं कह रहा हूं इन 4 सालों के अंदर अगर किसी एक अधिकारी को नाप दिया गया होता, कार्रवाई कर दी गई होती, तो ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं चलता। ये चल इसलिए रहा है कि किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। हो सकता है अंदर खाने बात कर रहे हो, मर गया तो मर गया, क्या करें। निश्चित तौर पर विजेंद्र देखिए इसके पीछे की कहानी भी बड़ी कहते हैं एक दिलचस्प है। जो जिसके पास पूरा अधिकार होता है, जो उप वन संरक्षक होता है इसका, जिसके पास नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी है, जिसके पास झालाना आमागढ़ भी है और जिसके पास जू भी है, वो उसका ऑफिस जू में है, वो जू बैठता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि रोजाना जाके वो संभाल सके नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क को। उसके अलावा एक एसीएफ लगे होते हैं, एसीएफ लगातार वहां जाके मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन जो साल भर से पद खाली चल रहा है, लेकिन जिनको तदर्थ दे रखा है, रघुवीर मीणा जिनका मैं बता सकता हूं, वो रोजाना वहां जाने की कोशिश भी करते हैं, प्रयास करते हैं, देखते हैं, लेकिन उनके पास भी तमाम जिम्मेदारियां हैं।
लेकिन वहां का रेंजर, जो वहां के रेंज अधिकारी लगे हुए हैं, वहां के चिकित्सक जिन्होंने वहां नियोनेटल केयर एक अपना पूरे एक विंग खोल रखी है, छोटे छोटे जानवरों को गोद में खिलाने का उनको बड़ा शौक है, वो रेस्क्यू करने के लिए वो जाते हैं। और उनमें एक सनक और है कि उनको किस तरह से लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आना है, उनको गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आना है, कितने मैं लेपर्ड्स रेस्क्यू करूंगा, अब तक 56, अब तक 60, अब तक 69, अब तक 70। ये सनक बहुत घातक होती जा रही है। आज तो हम सिर्फ नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की बात करें, ये 14 जो बिग कैट नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बने, उसके अलावा 30 से ज्यादा बाघों की मौत हो चुकी है। उसमें ST16 का उदाहरण भी था, जिनको इन्हीं डॉक्टर महोदय ने उनको जाकर के वहां ट्रैंकुलाइज किया था। कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है। जैसा कि सूत्र बताते हैं कि उसको ओवरडोज दिया गया, उसकी जांच आज भी चल रही है, क्या स्थिति है किसी को पता नहीं। कहने का मतलब यह है विजेंद्र, जब आप इतना बड़ा एक रेस्क्यू सेंटर चलाते हैं, इतना बड़ा एक बायोलॉजिकल पार्क, जिसके लिए आप कहते हैं कि यहाँ 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे वन्यजीव हैं जो ब्रीडिंग करते हैं, आप ये ब्रीडिंग सेंटर नहीं है। ब्रीडिंग बाद की बात है, आपको पहले वहां जो एग्जिस्ट जो वहां वाइल्ड एनिमल है उनको बचाना चाहिए, क्योंकि जितने भी यहाँ वाइल्ड एनिमल है, खासकर हम बाघ की बात करते हैं, और अगर हम सीधे तौर पर एशियाटिक लॉयन की बात करते हैं, वो हमारी हैबिटेट का है नहीं। हम बार बार बाहर से मांग के लेके आते हैं, उनके लिए कराल केस बनाते हैं, पूरा स्टाफ वहां रखा जाता है, लाखों रुपए उसको लाने के ऊपर खर्च होते हैं और फिर उसकी मौत हो जाती है। आखिर जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? पहला हादसा जब हुआ सुजैन की, मैं आपको बात बताऊं तो 19 सितंबर 2019 की घटना है। आज 4 साल होने को है। 4 साल में आप ये व्यवस्था पुख्ता नहीं कर सके कि सॉइल ट्रीटमेंट होना चाहिए, वहां किस तरह से मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां पर जो आपने केस में वो लगा तो दिए सीसीटीवी कैमरे, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग करनी चाहिए आपको, जैसा बनवारी जी भी बता रहे थे कि किस तरह का उसकी शारीरिक संरचना में एक बिग कैट के बदलाव आ रहा है। छोटी छोटी चीजें देखनी है आपको, उसके स्लाइवा की नियमित आपको उसका सैंपल लेना होगा, उसका ब्लड सैंपल लेना होगा, उसको आपको CII उसके WII के अलावा आपको तमाम जो इंस्टीट्यूट है वहां उसको भेजना चाहिए। ये सब नहीं हो रहा, सिर्फ ये देखा जा रहा है हमारे पास जानवर, नया जानवर हमको कैसे लाना है, पैसे खर्च करना है। बड़ी बात देखिए, इसका नुकसान क्या होगा? हमारी छवि खराब हुई नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की, उसकी वजह से जो दूसरे राज्य हैं, जो CZA का एक्सचेंज प्रोग्राम है, वो अपने वाइल्ड एनिमल खासकर बिग कैट जयपुर को देना मना कर देंगे, इनकार कर देंगे। अभी शकरबाग से एक जोड़ा आना है, लॉयन और लॉयनस का, अब क्यों देगा शकरबाग जब उसको पता है कि वहां आप सिर्फ उसको मारने के लिए ले जा रहे हो? ये भी जूनागढ़ से आया हुआ था। अब इससे पहले कैलाश की बात करें या हम GS की बात करें तो ये भी जूनागढ़ गुजरात से लाया गया था। तो आपको अपनी हमारी छवि भी इसके साथ साथ खराब हो रही है। आप उसको ब्रीडिंग सेंटर बाद में बनाइए, पहले आपके पास जो एग्जिस्टिंग एनिमल्स हैं आपको उनको ध्यान रखना होगा। और मैं तो फिर कह रहा हूं विजेंद्र, जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि नजीर बन जाए कि किस तरह से एक वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करना है। ये वही राजस्थान में कैलाश सांकला का जो अभी 50 साल टाइगर जिम्मेदारी को समझता है, क्योंकि आज राजस्थान में अगर कोई घटना इंसान के साथ घट जाएगी ना, तो तमाम नेता, तमाम पार्टी, तमाम और ना जाने कौन कौन चढ़ जाएंगे कि भाई ये घट क्यों गया, ये घट क्यों गया। 4 साल में इतने बेजुबान जानवरों की मौत हो गई है और कोई बोलने सुनने वाला नहीं है। बनवारी लाल शर्मा जी, मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि सर, जानवर की उम्र कुछ भी हो, उसको बायोलॉजिकल पार्क में बच्चे की तरह ही ट्रीट करना होता है, बच्चे की तरह ही उसकी केयर करनी होती है। लेकिन यहाँ केयर टेकर तो आप ही बता चुके हैं ही नहीं। तो भैया किसी को दिखता है या सबने आंख पर पट्टी बांध ली है कि चलिए चलने दीजिए, ऐसे ही मरने दीजिए, कोई व्यवस्था नहीं दे दी? व्यवस्था इसलिए नहीं हो पाती कि पिछले आप 4 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो यहाँ उपवन संरक्षक कोई 6 महीने 8 महीने से ज़्यादा नहीं रहा। आता है, वो समझता है, उससे पहले उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरा CCF है, CCF 4 साल में 3 बदल चुके, उसको नीचे जो है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में जानकारी लेता है, उससे पहले उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। उसी के साथ में क्या है कि कई बार मेरे टाइम में जब ये घटनाएं हुई, बुरा मत मानिएगा सर, हो सकता है इस सवाल का इस पूरे प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं हो, क्योंकि आप तो रिटायर्ड रेंज अधिकारी हैं। ये बताइए, कोई कटआउट जाता है क्या कि भाई ये अधिकारी लगाएंगे, इसको इतना कमा कर देना है, बाकी तो जो करते हैं करते रहिए? ऐसा नहीं है सर। आप जब से 2016 में बायोलॉजिकल पार्क बना है, उससे पहले जू यहाँ रामनिवास बाग में था, तो DFO एक केवल जू का उसके पास में मॉनिटरिंग थी। आज उसके बाद में इसको नाहरगढ़ सेंचुरी का भी चार्ज दे दिया गया। इधर जो है प्रादेशिक रेंज जो है ये है जयपुर प्रादेशिक, पहले प्रादेशिक हुआ करती थी, यहाँ लेपर्ड सफारी बना के उसको उसमें चार्ज दे दिया। तो यहाँ का जो DFO है उसको पूरा जो है मॉनिटरिंग करने का प्रॉपर वो नहीं मिल पाता। दूसरी चीज़, वहाँ की हालत ये है कि मैन पावर जो है बहुत कम है, जबकि होना ये चाहिए कि 3 शिफ्ट के अंदर स्टाफ लगे, 3 नहीं तो 2 शिफ्ट के अंदर तो कम से कम स्टाफ लगे, जो सुबह एक दिन में और एक रात में उसको चेक कर सके। वहाँ का सिस्टम इस तरीके से डेवलप हो कि व्यवस्था है या नहीं है? नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है, वहाँ व्यवस्थाएं नहीं है। नहीं, कागजों में है कि भाई स्टैंडर्ड, कागजों में भी नहीं, कागजों में भी नहीं है। पहले यहाँ पर जब जू वो जयपुर जू हुआ करता था, उसमें केयर टेकर होता था, हेड केयर टेकर की पोस्टें होती थी। धीरे धीरे कालांतर में सब हट गई और आज स्थिति है कि वहाँ 4th क्लास से। पूछ रहा हूँ सर, एक तो होता है कि भाई वैकेंसी है, भरी नहीं जा रही है, दूसरा है कि पद ही नहीं है। पद नहीं है या वैकेंसी नहीं भरी जा रही है? पद भी नहीं है,
पौधों को धीरे धीरे कट में चले गए। और इस तरीके की हालत है कि वहाँ जो बाहर के लोग हैं, सफाई करने वाला बाहर से आदमी आ रहा है, ठेकेदार का आदमी आता है, वो कब आता है, किस तरीके से सफाई करता है, क्या करता है, उसकी पूरी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। महेश बगड़ी जी, जरा व्यवस्था बताइए सर, कैसे इसको सुधारा जाए, क्योंकि बड़ी पीड़ा होती है। इस वक्त मैंने अपने यहाँ बाग लगाया हुआ है सर, इसलिए कि हम प्रमोट कर सके कि राजस्थान में अर्थव्यवस्था में एक बड़ा हिस्सा ये बेजुबान जानवर कमा कर दे रहे हैं और ना जाने कितने हजारों को रोजगार दे रहे हैं, और उनको ऐसे मार रहे हैं हम लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। लैप्टोस्पायरोसिस पूरी ग्लोबली एक बड़ी प्रॉब्लम है जो बेसिकली एनिमल्स में ज़्यादा है, ह्यूमन बींग्स में भी होती है। सब कुछ रेट्स वगैरह, रोडेंट्स वगैरह ह्यूमन बींग्स भी अफेक्टेड होते हैं। और रेनी सीजन्स, फ्लडेड जैसे तमिलनाडु है, सब जगह ह्यूमन बींग्स। लेकिन लैप्टोस्पायरोसिस ह्यूमन बींग में क्यों नहीं मर रहे हैं? क्योंकि एवरीबडी इज अवेयर, हर इंसान अवेयर है कैसे बचना है उससे। सर उससे तो 2 मर जाएंगे तो फिर चिकित्सा विभाग की बैठक हो जाएगी। तो वही माय पॉइंट इज दैट कि उसी तरह से अगर कोई भी वाइल्ड एनिमल को आप कैप्टिविटी में रखते हैं तो उसको आप एज ए ह्यूमन टच के साथ रखें, बच्चे की तरह पालें। वो आप रेट और रॉडेंट से उसको बचाना पड़ेगा, इम्यूनाइजेशन करना पड़ेगा, और जो प्रॉपर सीरोलॉजिकल मॉनिटरिंग है वो टाइम टू टाइम होना जरूरी है। एक दिन में नहीं होता है। इनिशियली जो डिजीज होती है वो जब ऑर्गेनिज्म घुसता है, बैक्टीरिया घुसता है, उसके 5 से 14 दिन का इनक्यूबेशन पीरियड होता है, फिर माइल्ड सिम्टम आते हैं। उसके बाद 10% एनिमल्स में वो डोमेंट हो जाता है, लीवर में, किडनी में और ब्रेन के अंदर। तो वो स्टेज होती है, बहुत लॉन्ग स्टेज होती है। उस समय उसको यूरिन के अंदर डिटेक्ट करना चाहिए, ब्लड में नहीं आएगा वो, या फिर सीरोलॉजिकल टेस्ट होनी चाहिए उसके। तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, इतना अपडेट होना चाहिए सिस्टम कि ये सारी हो जाएं तो आप उसको अच्छे से बचाव कर सकते हैं, एनिमल्स को बचा सकते हैं। जॉय सर, जरा बताइए, क्या वाकई में कोई ऐसा है जो आवाज को उठा सके, बताया जा सके कि भाई देख लीजिए, इन जिम्मेदारों से कोई तो सवाल कर लीजिए और पूछ लीजिए कि भाई एक महीने से अगर आपके बाग बीमार हैं तो इलाज क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों नहीं बचा पा रहे हैं उनको आप? 1 महीने की बात नहीं, ये तो 4 साल से सिलसिला चल रहा है। और बनवारी जी ने जो बोला एकदम सही बात बोली है कि रेगुलरली डीएफओस का ट्रांसफ़र हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डीएफओस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कि वहाँ पर जाके और रेगुलरली मॉनिटरिंग करें। मॉनिटरिंग करने के लिए एक अलग स्टाफ होता है, वेटनरी डॉक्टर होता है। वो अगर वहाँ पर भी हमारे पास में लैकिंग है तो पहले उस पोस्ट को बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास में पोस्ट ही नहीं है तो आप सीजेड से बोल के कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाकर वहाँ पे इंटर्न्स को रख सकते हैं। तो ये कुछ प्रावधान है जो हो सकते हैं वहाँ पर। साथ में जब हम इन एनिमल्स को मीट दे रहे हैं, एक तो एरिया को क्लीन करें, क्योंकि जब कोई रैट या रोडेंट यूरिन करेगा, उस यूरिन के अंदर ये बैक्टीरिया जाता है और वो मीट के साथ में वो एनिमल खा जाता है। अगर आप उस मीट को उबाल के देंगे और उस एरिया को क्लीन करेंगे तो काफ़ी हद तक हम इस प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। एक चीज़ और है जो हमने अभी तक बात नहीं करी, हम लैप्टो के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन हमने कैनाइन डिस्टेंपर के ऊपर बात नहीं किया। कैनाइन डिस्टेंपर एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि डॉग से होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई वेटनरी डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक चला रहा है और वो सीडी वाले डॉग्स को ट्रीट कर रहा है और फिर वो उसी के बाद में वो आ जाता है वाइल्ड एनिमल्स को ट्रीट करने के लिए, तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि वो ना चाहते हुए भी एक कैरियर बन सकता है उस वायरस का। तो ये भी एक इशू हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर एक बार खुलकर बात करनी ज़रूरी है डिपार्टमेंट से, और इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मॉनिटरिंग है सर इनके बारे में बात करने के लिए। बिल्कुल है। डिपार्टमेंट के अंदर जो सीनियर अधिकारी हैं वो काफ़ी सपोर्टिव है और वो इस बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन शायद अभी तक कोई बात लेकर गया नहीं। सर अपने कर्मचारी अधिकारियों के, क्योंकि इनके जानवरों के सपोर्टिव होते तो मरते नहीं, लेकिन उनको बचाने के लिए सपोर्ट करते हैं। डिपार्टमेंट के जो सीनियर अधिकारी उनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस है, जैसा अभी बनवाई सर ने बोला कि रेगुलरली डीएफओस का ट्रांसफर हो रहा है। अब जो आदमी यहाँ पे आते हैं, समझते हैं चीज़ों को, इतने में उनका ट्रांसफर का ऑर्डर आता है, वो यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये कुछ अनसर्टेनिटी है गवर्नमेंट के अंदर। अगर ये चीज़ें हम सॉल्व कर पाए ठीक है तो निर्मल जी, क्योंकि हमने देखा है कि भाई हम अगर किसी मुद्दे को उठाते हैं तो उसका असर होता है, और हमारे लिए असर इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि वहां व्यवस्थाएं इतनी दुरुस्त हो जाएं कि अगली बार हम प्रोग्राम ये करें कि देखिए वहां प्रजनन बढ़ रहा है और सभी बाघ हेल्दी हैं और किसी की जान इस प्रोग्राम के बाद नहीं गई है। व्यवस्थाएं कैसे सुधारें? देखिए विजेंद्र, आपको कोई भी नया अट्रैक्शन जोड़ने के लिए, एनबीपी के अंदर बात करते हैं हम, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की, एक कोई भी नया अट्रैक्शन मतलब कोई भी वाइल्ड नया एनिमल लाने से पहले आपके पास जो एग्जिस्टिंग एनिमल्स हैं वो किस तरह से वहाँ सुरक्षित रहेंगे, किस तरह से सर्वाइव करेंगे और फिर उनकी ब्रीडिंग कैसे कर पाएंगे, वो उस पर ध्यान देना चाहिए। हम कोशिश करते हैं ऑटर लाएंगे, हम ऑस्ट्रिच लाएंगे, हम राइनो ले आएंगे, ये सब आते रहेंगे, लेकिन आपके पास बिग कैट सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है। किसी भी एक नॉर्मल आदमी अगर कोई जाता है, टूरिस्ट में देखने जाता है, उसमें अट्रैक्शन कुत्ते बिल्ली देखने के लिए नहीं जाता, वो सामान्य तौर पर उसको देख लेता है,
उसको देखना होता है बाघ, उसको देखना होता है शेर, उसको देखना होता है पैंथर, राइनो या हिप्पो, तमाम तरह के वाइल्ड एनिमल्स वहाँ पर हैं। लेकिन आप बड़ी बात बताऊँ आपको कि जब भी उसकी साफ सफाई होती है रोज केज या कराल की, वो केमिकल से की जाती है। लेकिन उसको उससे पहले जो फूड दिया गया था, क्या उसे एग्जिस्टिंग जो फूड था उसको हटाया नहीं हटाया, नया फूड देने से पहले क्या केमिकल पूरी तरह साफ हुआ नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। आप सीसीटीवी लगा देते हो, सीसीटीवी का मतलब ये नहीं है कि आपको देखना है कि कौन वहाँ उसके पास पहुंचा, कौन गया नहीं गया, आपको ये भी देखना है कि उस एनिमल के बिहेवियर में किस तरह का चेंज आ रहा है, वो क्या केज के आसपास जो भी रॉड लग रही है क्या उसको चाटने की कोशिश कर रहा है, क्या वो प्रॉपर तरीके से यूरिन उसका पास हो रहा है नहीं हो रहा, उसके स्कैट्स प्रॉपर तरीके से पास हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमको करना ही चाहिए, हमारे पास इनफ एनिमल है यहाँ, बहुत पर्याप्त मात्रा में हमारे पास वन्य जीव है, जिसमें बाघ भी हैं, शेर, पैंथर, तमाम तरह के और जानवर हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि उनकी रेगुलर उनके स्वास्थ्य की जांच हो। और देखिए जिस तरह बनवारी जी ने या जॉय ने भी कहा, जानवर तो बहुत है, बचाने वाले अधिकारी कहाँ हैं? निश्चित तौर पर अधिकारी नहीं, और ये अधिकारी का काम भी नहीं है। देखो फिर वहां उसी जगह पर आ रहे हैं, एक आपको वेट नए लाने होंगे, आपको डेपुटेशन पे मांगे, चाहे आप डिपार्टमेंट के स्तर पर, अगर डिपार्टमेंट एक पृथक तरीके से भर्ती करना चाहता है डिपार्टमेंट वो करे, जैसा कि अभी बजट में भी प्रावधान किया गया है। तो इस तरह के नए आपको वेट लाने होंगे, वहाँ के प्रॉपर तरीके के जो रेंज अधिकारी ऐसा हो जो पूरी तरह डेडिकेटेड हो वहाँ के लिए, वो आपको ऐसे रेंजर्स वहाँ पर लगाने होंगे, ऐसे फॉरेस्टर्स वहाँ पर लगाएंगे। बनवारी जी का मेरे को ध्यान है, आप सुबह 5 बजे आए थे तो रात को 12 बजे तक वहीं रहते थे। आप एक जानवर को अपने उसमें थोड़ा सा एक सुझाव दूंगा जी, सर, बोलिए, सुझाव बोलिए, दूंगा। बोलिए। मैं गया इटावा लोइन सफारी मैंने देखी, वहाँ एट ए टाइम 2 डॉक्टर हमेशा मौजूद रहते थे। और वहाँ का जो सिस्टम है, अगर लोइन सफारी में जा रहा है तो उसका वेट होता था, वेट होकर के वो जाता था, लौटता था, तब उसका वेट होता था। और उस वहाँ का ब्लड सैंपल लेने का बहुत अच्छा तरीका था। वो जिस रास्ते से जाता था उसी के अंदर उसको रोका और ब्लड सैंपल लिया और उस जंगल में उसको भेज दिया जाता। यहाँ स्थिति यह है कि एक आदमी है, वही जो है जंगल वो जो है वही रेस्क्यू कर रहा है, वो चिकित्सा भी करता है वहाँ। देखो और ना उसके वहाँ रहने के लिए। आज नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के रेस्क्यू सेंटर की हालत यह है कि जर्जर हालत में है, मतलब उसके जो पिंजरे वगैरह हैं इतने जर्जर हालत में है। विजेंद्र, अगर अभी कोई रेस्क्यू कॉल आ जाए गया। या अभी किसी भी तरह की एनबीपी या रेस्क्यू सेंटर वो जहां पर बहुत सारे और भी जो वाइल्ड एनिमल्स है वो पल रहे हैं, अभी जरा सा अगर कोई इमरजेंसी कॉल आ जाए कि डॉक्टर फलाने इसके इस तरह से एनिमल में हुआ है, तो डॉक्टर रहता है मालवीय नगर, वो जाएंगे एनबीपी देखने, यानी घर से अपने 25 किलोमीटर दूर। तो निश्चित तौर पर ऐसे ट्रैफिक से जाएंगे, 1-1.5 घंटे तो उनको पहुंचने में लगेगा। और अगर वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसी अवधि में कॉल आ जाता है झुंझुनू से कि आपको रेस्क्यू करना है, वो डॉक्टर इतने तलबगार हैं रेस्क्यू के, वही जाके वहां रेस्क्यू भी करेंगे, पीछे चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको ये सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखनी होंगी। आप सिर्फ डीएफओ को जिम्मेदार नहीं बता सकते, आप एसीएफ को जिम्मेदार नहीं बता सकते, आपको पुख्ता व्यवस्था करनी ही होगी। और वन प्रशासन जब जानवर अपना खुद का डिस्प्ले करके, खुद के शरीर की नुमाइश करके अगर करोड़ों रुपए साल के कमा रहा है, तो उसके वेलफेयर पे उस पैसे को खर्च कीजिए। आप स्टाफ लाइए। सही कह रहे हैं बनवारी जी, एक भी केयर टेकर नहीं है, बरसों से केयर टेकर की भर्ती नहीं हुई। हेड केयर टेकर दूर की बात है, बाहर से अगर मास्क की सप्लाई कर रहा है, उनके लिए गोश्त की सप्लाई कर रहा है, वो बाहर से आता है। अगर वो पूरी तरह से कहते हैं कि उसने वैक्सीनेटेड है या नहीं है, वहाँ से जो भी सारा सामान है वो आउटसोर्स करके आ रहा है। आपने आउटसोर्स करके आपने मैन पावर रख रखी है जो कि केयर टेकर का भी काम कर रहे हैं, वो भले ही कुछ नहीं जानते हो। तो आपको प्रशिक्षित केयर टेकर की जरूरत है, आपको वहाँ ऐसे वेट्स की जरूरत है जो लगातार डेडिकेटेड होकर उसके काम करें। ये नहीं घर में आपने क्लिनिक खोल रखा है और शाम को जाकर के आप कर रहे हैं। जॉय ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, और एक बड़ा मुद्दा और बनवारी जी एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी तक जो भी संबंधित डॉक्टर हैं जिन्होंने एनबीपी के अंदर जो लगे हुए हैं, उन्होंने जितने भी रेस्क्यू किए, वो कहते हैं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम है, उन्होंने 60-70 रेस्क्यू कर दिए। उस 70 रेस्क्यू में से कितने जानवर जिंदा है किसी को पता है? वन विभाग ने आज तक कोई सूची सार्वजनिक नहीं की। 50% का रेशियो है जो नहीं बच पाए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं विजेंद्र जिन पे ध्यान देना होगा। हम सिर्फ ये जाके कॉलर उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनको मारने के लिए इंजेक्शन लगाए गए। तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जॉय सर आपका भी शुक्रिया, बनवारी जी आपका भी शुक्रिया, और महेश जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। हमने डिबेट इसलिए की, जरा सोचिए 14 साल में कितने बाघ बाघिन शेर को हमने खो दिया है। हम कहते हैं वो जंगल के राजा हैं, वो कैदी है वहां पर, और हकीकत यह है उनको कैदी के अधिकार भी नहीं मिल रहे हैं। वो घुट-घुट कर मर रहे हैं और बचाने वाली कोई नहीं। हमारी गुजारिश है कि कम से कम उनको इतना स्टाफ तो दे दिया जाए कि अगर कोई बीमारी से तड़प रहा है तो उसकी बीमारी को समझकर इलाज कर दिया जाए। कोई ऐसे कमजोरी से ना मरे, कोई इस तरीके से बीमारी से ना मरे। नमस्कार।